हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच सी वर्मा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये काइनेमेटिक्स की इंटरनेट पर बेस्ट अवेलेबल वीडियोस होंगी जो आपके जेई मेंस, एडवांस एंड नीट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से निकालेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि विद्या वह धन है जो बांटने से दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, एंड दैट इज एवरेज वेलोसिटी। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो हमें एवरेज वेलोसिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। और वो क्या पढ़ाई जाती है भाई साहब? एवरेज वेलोसिटी की हमको एक सीधी सादी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज rate of change of displacement is known as average velocity. Rate of change of displacement, that is written as v average, and it is equal to delta x by delta t. It can also be written as वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो v average equals to delta x वेक्टर by delta t लिखते हैं। डेल्टा x को बोला जाता है चेंज इन पोजीशन, लेकिन जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, केवल हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, दैट मींस डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पर इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, v एवरेज दैट इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा x क्या है? चेंज इन, डेल्टा x इज चेंज इन पोजीशन, एंड व्हाट इज डेल्टा t? दैट इज चेंज इन टाइम। अरे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे कि मान लीजिए लास्ट लेक्चर वाला एग्जाम्पल कि ये एक तालाब है और यहां पर एक लड़का खड़ा है जो खड़े होकर मुझे मेरी कार को धक्का मारते हुए देख रहा है। जब इसने यहां से देखा तो मेरी कार x1 डिस्टेंस पर थी, और थोड़ी देर बाद में जब धक्का मारते मारते पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो देखा कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? x2। उसे घड़ी में टाइम देखा, यहां टाइम हो रहा था t1, और जब यहां कार पहुंची तो टाइम हो रहा था t2। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? दैट इज x2 माइनस x1। और कितना टाइम लगा? t2 माइनस t1। इट इज एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी के एसआई यूनिट की बात करी जाती है तो भैया SI unit change in position मतलब it is measured in length, that is SI unit is meter, change in time that is measured in second। तो SI यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्वांटिटी कैसी है भाई? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो द आंसर इज इट इज अ स्केलर और वेक्टर। तो आंसर इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं कह रहा हूं कि इट इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी। अरे ठीक है, चलिए, दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इस कार की इनिशियल रफ्तार u है और फाइनल रफ्तार v है, तो मैं इसी एवरेज स्पीड को लिख सकता हूं v प्लस u डिवाइडेड बाई 2। बस कंडीशन क्या है? v प्लस यू डिवाइड बाई 2 आप तभी लिख सकते हैं जब थ्रू आउट मोशन जो आपका एस्लेरेशन होगा वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट एस्लेरेशन होना चाहिए। अगर कांस्टेंट एस्लेरेशन होगा तो v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो v इक्वल्स टू यू, v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलें आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसी में अपना नेक्स्ट पार्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी क्या होता है पहले ये समझिए। जो आप एवरेज वेलोसिटी पढ़ के आए उसको क्या पढ़े हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम उसको एवरेज वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि जो बहुत सडन, जिसका अकरेंस जो है वो बहुत सडन हो, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो भैया सडन अकरेंस किसका हो रहा है? चेंज इन पोजीशन का। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका जो रेट होगा वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आप गाड़ी चला रहे ईस्ट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और ऑल ऑफ सडन आपकी नजर आपके स्पीडोमीटर पे पड़ती है, एंड योर स्पीडोमीटर इज मेजरिंग एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहोगे कि मेरी गाड़ी की इंस्टेंटेनियस रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है।
अच्छा, अब आप एवरेज को रिलेट करो कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाना है, जैसे आपको लखनऊ से लेकर आगरा जाना है और लखनऊ से लेकर आगरा जाने में आपको 2 घंटे का समय लगता है और लखनऊ से आगरा तक की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड क्या मिलेगी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब इन बिटवीन आप कभी 150 गए होगे, कभी आप 50 भी गए होगे, कभी आप रुके भी होगे, रेस्ट भी किए होगे, तो उन सबका टोटल मिलाकर एवरेज वेलोसिटी आया जब स्पैन जो था वो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अगर टाइम स्पैन बहुत छोटा है तो वहां पर जो वेलोसिटी रोल में आएगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी गई तो लिमिट लग गया कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वी इंस्टेंटेनियस इज रिटन एज लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स इसको लिखा जाता है क्या, dx by dt। तो v इंस्टेंटेनियस इज रिटन एज dx by dt, मतलब चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एसआई यूनिट वही रहेगी भाई, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड ही रहेगी, क्वांटिटी वो भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ना पड़ रहा है तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों पढ़ना पड़ रहा है भाई, क्या फायदा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, कंडीशन नंबर 1 कि आप जानते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ इस रेट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मुझे अगर इसकी रफ्तार निकालनी होगी, इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, तो मैं सिंपली लिखूंगा dx बाई dt। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दे रखा है x इक्वल्स टू 3t² प्लस 5t माइनस 10 और मेरे से कहा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये अपने को मीटर में दे रखा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, v इक्वल्स टू dx बाई dt, और जैसे मैं dx बाई dt लिखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6t प्लस 5। अब मुझसे कहां पूछा गया, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो 6 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 प्लस 5 दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझ आ रही, तो मुझे मिल गया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अरे बात समझ आ रही, यहां तक कहानी क्लियर है, चलें आगे बढ़े। देखो एक फायदा हो गया कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता है तो क्या मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूं, बिल्कुल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। तो क्या मैं किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल सकता हूं, जैसे अगर मुझे चाहिए था t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर मुझे वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैंने क्या करा भाई, t की जगह 2 रख दिया, तो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक, और देखिए और भी इसके कुछ फायदे हो सकते हैं क्या, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक रिलेशन है v इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, इसमें पहली कंडीशन हमने पढ़ ली कि अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है तो मैं dx बाई dt करके v इंस्टेंटेनियस निकाल सकता हूं दैट इज f डैश t। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2, अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो क्या मैं पोजीशन का फंक्शन निकाल सकता हूं यार, बिल्कुल। तो अगर मान लो मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है तो v इक्वल्स टू क्या होता है dx बाई dt, तो क्या मैं लिख सकता हूं dx इक्वल्स टू v dt, और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा, और टाइम के साथ चेंज इन पोजीशन को अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगा, कि टाइम के साथ कैसे कैसे मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। बस इसमें कंडीशन क्या है कि आपको इनिशियल लिमिट्स पता होनी चाहिए। जब तक आपको इनिशियल लिमिट्स पता नहीं होंगी तब तक इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको लिमिट नहीं पता होगी तो ये जो इंटीग्रल होगा ये इनडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा, और इनडेफिनिट इंटीग्रल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर अपने पास कहीं लिखा हुआ है v इक्वल्स टू, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर कहीं अपने पास लिखा हुआ है v इक्वल्स टू ax प्लस बी, v इक्वल्स टू at प्लस बी, अगर अपने पास कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है v इक्वल्स टू at प्लस बी, और मेरे से कहा गया एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो x इक्वल्स टू जीरो, एट t इक्वल्स टू जीरो x इक्वल्स टू जीरो, तो फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ t।
अगर मेरे से x एज अ फंक्शन ऑफ t पूछ ले तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे पता है v इक्वल टू dx बाई dt होता है, और v इक्वल टू मुझे क्या पता है at प्लस b, तो मैं क्या लिखूंगा dx इक्वल टू v dt। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, और दोनों साइड मुझे लोअर लिमिट पता है कि जब समय शून्य था तो मेरा पोजीशन क्या था, पोजीशन 0 था, t टाइम पे मेरी पोजीशन कुछ x होगी, और वो मैं निकाल सकता हूं, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लग जाएगी 0 से लेके x तक, और v dt, v की वैल्यू कितनी है भाई साहब, v की वैल्यू है अपने पास a t प्लस b, और लिमिट कहां से कहां तक, dt, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर t तक। तो यहां पे क्या होगा, x इक्वल्स टू, x में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt। देखो क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया। अब मुझे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर पोजीशन पूछ ले तो मैं उसकी पोजीशन बता सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। अरे बात समझ आ रही। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और स्पेसिफिक कंडीशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और स्पेसिफिक कंडीशन है, इसकी दो कंडीशन हो गई कि अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है तो मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूं, और अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t पता है तो मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t भी निकाल सकता हूं। इसमें कोई खास बात नहीं है। चले आगे बढ़े, आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसी की एक और कंडीशन की, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है v इक्वल्स टू क्या हम जानते हैं भाई साहब, dx बाई dt, और अगर मुझे दे रखा है v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो क्या मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूं। अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो क्या मैं x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूं। बिल्कुल, v इक्वल्स टू क्या है भाई साहब, dx बाई dt, तो dx बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, dx बाई dt विल बी इक्वल टू fx, dx बाई dt विल बी इक्वल टू fx। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, dx अपॉन fx इक्वल्स टू dx अपॉन fx इक्वल्स टू dt, और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा 0 से लेकर t तक, और यहां क्या जो भी लिमिट दी रही होगी कि जब समय शून्य होगा या जब समय t होगा, कोई भी समय होगा तो उस समय यहां पर कोई x नॉट दिया होगा, ये x नॉट 0 भी हो सकता है, x नॉट से लेकर x तक, क्या मेरा काम बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मुझे दे रखा है v इक्वल्स टू ax प्लस b, और मेरे से कहा गया एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, मेरे से कहा गया फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ t। अगर मेरे से x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालने के लिए कहा गया तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास क्या पता है v इक्वल्स टू ax प्लस b एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। तो मैं जानता हूं v इक्वल्स टू क्या होता है भाई, v इक्वल्स टू होता है dx बाई dt, और ये किसके बराबर है, ax प्लस b के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx अपॉन ax प्लस b इक्वल्स टू dt। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक भाई, मेरे पास लोअर लिमिट गिवन है कि जब समय शून्य है तो x की वैल्यू कितनी है, 0, जब समय शून्य है तो x की वैल्यू 0, जब समय t होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी x होगी। तो देखो अब dx अपॉन ax प्लस b, जैसे मुझे डिनोमिनेटर में दिखे कि एक कोई फंक्शन है x का जिसमें x की पावर केवल 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ax प्लस b। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ax प्लस b एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करके डिवाइड, तो जब डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा a, और लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर x तक, और dt को क्या लिखेंगे t, लिमिट 0 से लेकर t तक। अरे बात समझ आ रही, इसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी बहुत कठिन नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। बस आपको अप्रोच करने आना चाहिए क्वेश्चंस, और थोड़े कठिन न्यूमेरिकल्स लगाएंगे सर तभी तो दिमाग बड़ा होगा। कब तक आसान कैलकुलेशन खेलेंगे आप, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, जेई एडवांस में कोई टाइम पास सवाल नहीं आते, अच्छे अच्छों की बुद्धि हरी हो जाती है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो जब आप सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर टफेस्ट एग्जाम की प्रैक्टिस को भी भरना पड़ेगा। जब उस लेवल पर आप मेहनत करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, अच्छी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी आपका दिमाग बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग x की जगह एक बार x और एक बार 0, तो 1 बाई ए को मैं बाहर कर दिया, जब मैं x रखूंगा तो ये मुझे मिलेगा नेचुरल लॉग ax प्लस b, और फिर उसके बाद माइनस नेचुरल लॉग, जब x की जगह 0 रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये क्या b, और इट इज इक्वल टू t। तो नेचुरल लॉग ax प्लस b डिवाइडेड बाई b विल बी इक्वल टू व्हाट,
नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ए बाई बी एंड दैट इज इक्वल टू 80। तो यहां से क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू ई की पावर 80। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू बी इंटू ई की पावर 80। अरे समझ आया क्या? अब मैं क्या करूं भाई, अब मुझे चाहिए एक x की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा, b1 माइनस ई की पावर 80। इसको इधर लेके जाएंगे, अरे समझ आया क्या? यहां माइनस साइन लग जाएगा। अरे जब ये इस वाले टर्म को उठाकर इधर लेके जाएंगे तो इसमें माइनस बी और ये प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई b बाई ए, ई की पावर 80 माइनस ई की पावर 80 माइनस 1। तो अब ये मुझे मिल गया x एज अ फंक्शन ऑफ t। इट इज अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कठिन है, अदरवाइज इस सवाल में कोई भी बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें v एज अ फंक्शन ऑफ x पता था, तो मैंने dx अपॉन ax प्लस b लिखा, dt लिख दिया, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर x तक। dx अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, क्योंकि ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, और इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, तो यहां a हो गया और ये t हो गया 0 से लेकर t तक। अब यहां जो a है वो इधर चला जाएगा, नेचुरल लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह a रखें, एक बार x की जगह x रखेंगे, एक बार x की जगह 0 रखेंगे। तो जब x की जगह x रखा तो मुझे मिला नेचुरल लॉग ax प्लस b, और जब x की जगह 0 रखा तो मुझे मिला नेचुरल लॉग b। अब मैं जानता हूं नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b इक्वल टू नेचुरल लॉग a बाई b, तो ये हो जाएगा मेरे पास नेचुरल लॉग ax प्लस b डिवाइडेड बाई b, और a इधर चला जाएगा तो ये हो गया 80। अब कहीं भी लिखा हो नेचुरल लॉग y इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब है कि ये y इक्वल्स टू e की पावर x है। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, तो जाइए बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखिए, आपका सब कुछ लाइन बाय लाइन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए तो देखिए यहां पे क्या हो गया, ax प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू e की पावर 80। अब क्या हो गया, ax प्लस बी इक्वल्स टू बी ई की पावर 80। अब मैं इस b को इधर लेके गया, इस b को इधर लेके गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने माइनस b कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस ई की पावर 80, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर 80 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो x के साथ a था वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो x इक्वल्स टू बी बाई ए, ई की पावर 80 माइनस 1। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ी गणित है, तो थोड़ी गणित की तो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा मैथ्स नहीं लगाएंगे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे खासे कठिन होंगे, सस्ते सवाल नहीं पूछे जाते। अगर सस्ते सवाल पूछे जाते तो दोनों पेपर मिला के एज एन एवरेज 40 क्वेश्चन आता है सर। 40 क्वेश्चन में से आप 12-15 क्वेश्चन सही सही हिट करके आइए तो आपकी अच्छी खासी रैंक बन जाती है, सिलेक्शन हो जाता है फिजिक्स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वी डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। और जब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इट इज रिटन एज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वेक्टर फॉर्म में इसको यहां वेक्टर लगा दिया जाता है, यहां वेक्टर लगा दिया जाता है। इस वेक्टर का सही मायने में इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में या तो ऑब्जेक्ट प्लस एक्स में जाएगा, या तो माइनस एक्स में जाएगा, या तो प्लस वाई में जाएगा, या तो माइनस वाई में जाएगा। अरे बात समझ आ रही? तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। इस वजह से जब हम 1 डायमेंशन में डील करते हैं तो इसको ऐसे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखकर छोड़ दिया जाता है। एसआई यूनिट क्या होती है एवरेज एक्सेलरेशन की भाई? एवरेज एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है भाई। जहां चेंज इन वेलोसिटी की बात करने से एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े। अब जब हम इस एक्सेलरेशन के बेसिकली 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। 3 एक्सेलरेशन है, कौन कौन से भाई? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम तो एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम भी होता है क्या? दूसरा नाम क्या होता है भाई साहब? दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन।
क्या नाम होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन, ठीक है। अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक कार है या एक स्कूटर है, पहले उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अब उसका एक्सेलरेशन घट के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो बताओ रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? अगर एक्सेलरेशन पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और बाद में एक्सेलरेशन घट के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो बताइए कार की या स्कूटी की या जो भी एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट है उसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? तो बहुत सारे खच्चरों को लगता है कि रफ्तार घटेगी, लेकिन रफ्तार घटने वाली नहीं है, रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाद में घट के कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, इसका मतलब हर सेकेंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी, और जब एक्सेलरेशन घटकर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका मतलब अब हर सेकेंड रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी। अरे बात समझ आ रही? जब मेरा एक्सेलरेशन घटते घटते जीरो होगा, तब रफ्तार जो भी जीरो एक्सेलरेशन पर जो रफ्तार होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब उसके बाद एक्सेलरेशन घट के मेरा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो मेरी रफ्तार अब हर सेकंड 1-1 मीटर पर सेकंड घटेगी। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो हर सेकंड मेरी रफ्तार -2 मीटर पर सेकंड से घटेगी। अरे बात समझ आ रही? लेकिन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रफ्तार हमेशा बढ़ेगी, रफ्तार घटने वाली नहीं है। अरे ठीक है, इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि पहले एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, बाद में एक्सेलरेशन घट के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो पहले रफ्तार ज्यादा थी अब रफ्तार कम हो गई। नहीं सर, एक्सेलरेशन पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसका इंटरप्रिटेशन है कि पहले हर सेकंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही थी, अब हर सेकंड रफ्तार, अगर एक्सेलरेशन घट के मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो अब हर सेकंड मेरी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, रफ्तार मेरी घटने वाली नहीं है। चले आगे बढ़े, आइए आगे देखते हैं सर नेक्स्ट पार्ट। अब इसी एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इसी एवरेज एक्सेलरेशन की अगली कहानी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब? जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम क्या समझते हैं यार? कोई बताएगा क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भाई, इंस्टेंटेनियस का मतलब यह है कि जब टाइम पीरियड बहुत कम हो जाए, जब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो वहां पर जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या जानते हो भाई? व्हाट डू यू नो अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? कोई बताएगा क्या? एवरेज एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी एवरेज को लिखा जाता है डेल्टा, सॉरी ए एवरेज इज रिटन एज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ए एवरेज इज रिटन एज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चलो बहुत बढ़िया। जब हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की बात कर रहे हैं और इसमें मेरा टाइम इंटरवल जो है ये टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो जो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और तब ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिखा जाता है क्या भाई साहब? इट इज रिटन एज डीवी बाई डी टी। कैसे लिखा जाता है डीवी बाई डी टी? limit of delta t tends to 0 delta v by delta t and that is equal to dv by dt by first principle of derivatives। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखा है, पढ़ा रखा है, आप जाइए चेक करके आइए, जरूर चेक करके आइएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगे। चलिए, तो ए इंस्टेंटेनियस इज डीवी बाई dt। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है, मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल जाएगा। क्या यही एक तरीका है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालने का? या इसकी और भी एप्लीकेशंस हो सकती है? जैसे क्या मुझे अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं? क्या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v गिवन है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं? क्या v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, पोजीशन निकाल सकता हूं? जितनी भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं हम सबको इसमें कवर करने वाले हैं। अच्छा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वांटिटी कैसी भाई? क्वांटिटी कैसी? वेक्टर,
और तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो है कि अगर मान लीजिए मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूं? तो भाई साहब आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पहले आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, dx बाई dt करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज f डैश t करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dv बाई dt करेंगे, दैट इज f डबल डैश t। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो मुझे मिला वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा तो क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। अरे बात समझ आ रही है? अब ध्यान दो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं तो मैं एक और एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। वो क्या लिख सकता हूं भाई, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू f डबल डैश t, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज रिटन एज d2x बाई dt 2, d2x बाई dt 2। अरे बात समझ आ रही? अच्छा, इसका कोई और फॉर्मूला बन सकता है क्या? तो मैं अभी एक और फॉर्मूला पढ़ के आया हूं, v इक्वल्स टू क्या पढ़ के आया हूं, dx बाई dt। तो अगर मैं v इक्वल्स टू dx बाई dt पढ़ के आया हूं और मेरे पास a इंस्टेंटेनियस जो है वो dv बाई dt है, तो मैंने कहा एक काम करो, इसमें dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो। अगर मैं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं dx बाई dt इंटू dv बाई dx। और अभी हमने पढ़ा कि dx बाई dt किसके बराबर होता है, dx बाई dt इज इक्वल टू v। तो मेरा a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v dv बाई dx। a विल बी इक्वल टू v dv बाई dx। तो अपने पास एक्सेलरेशन के बेसिकली तीन फॉर्मूले हो गए। एक क्या, अगर मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूं किसको, d2x बाई dt 2 कर दूं तो भी वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको dv बाई dt लिखूं तो भी बात वही है, और अगर मैं इसको v dv बाई dx लिखूं तब भी हमको क्या मिलेगा, तब भी हमको एक्सेलरेशन ही मिलेगा। अरे बात समझ आ रही? तो चलिए अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है कहीं x इक्वल्स टू लिखा हुआ है, मान लो कंडीशन नंबर वन मेरे पास x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, लाइक x इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 2, और मेरे से कहा गया फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो जब मेरे से कहा गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालने के लिए तो मैंने करा dx बाई dt, तो ये कितना हो गया 12t स्क्वायर प्लस 10t, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अरे समझ आया क्या? अच्छा, दूसरी बात, अब मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए तो मैं क्या करूंगा, dv बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 24t प्लस 10। अरे बात समझ आ रही, 24t प्लस 10, 10t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, t, अरे 10। तो अब मैं कुछ भी t की वैल्यू रखूं, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? क्या मैं कुछ भी t की वैल्यू रखकर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? अरे समझ आया? चलो अब देखते हैं और भी क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसकी। और भी कोई एप्लीकेशन हो सकती है क्या? अगर मान लो मुझे पता है v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x, कंडीशन नंबर 2, अगर मुझे गिवन है v एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं भाई? मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना कोई भी कठिन बात नहीं है। लाइक एग्जांपल, v इक्वल्स टू मुझे दे रखा है कि 2 रूट x, v इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2 रूट x, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मेरे से कहा गया फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 1 मीटर, x इक्वल्स टू 1 मीटर पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं a इक्वल्स टू लिखूंगा v dv बाई dx। v की वैल्यू कितनी पता है, 2 रूट x, और dv बाई dx, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d बाई dx ऑफ रूट x कितना होगा, रूट x को क्या मैं लिख सकता हूं भाई, क्या x की पावर 1/2, तो जो ऊपर पावर वो पहले मल्टीप्लाई और पावर में से एक घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 रूट एक्स, 1/2 पहले आ जाएगा तो यहां 2 हो जाएगा भाई, और जो ऊपर पावर है उसमें से एक घटाओगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, तो उसको क्या अपन रूट एक्स लिख सकते हैं। रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू मिल गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
अरे बात समझ आ रही? तो अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और मुझे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, ये मेरे से पूछा गया, तो मेरे लिए कोई भी खास बात नहीं है। सिंपल, मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x पता है और मैं जानता हूं a इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई dx। नाउ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि रफ्तार हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। जो भी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर फंक्शन को v इक्वल टू 2 रूट x को फॉलो करेगा। अरे बात समझ आ रही? ये था एक और अच्छी कंडीशन। इसकी और एप्लीकेशंस पर आते हैं, और इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, दैट इज कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी पता है, तो क्या मैं x एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल सकता हूं भाई? क्या मैं v एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल सकता हूं? तो पहले अपन डील करते हैं v एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालने में। तो v एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसे निकालोगे भाई? a इक्वल्स टू क्या पता है आपको, dv बाई dt। तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv विल बी इक्वल टू a इंटू dt। बस कंडीशन क्या है कि ये तब हो पाएगा जब आपको इनिशियल लिमिट्स आर गिवन। जब तक आपको इनिशियल लिमिट नहीं दी रहेगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इनिशियल लिमिट गिवन होने का मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूं कि एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो मान लो कि मेरे से कहा गया कि मेरा जो a दे रखा है वो दे रखा है 2t। a कितना दे रखा है, 2t। और मेरे से कहा गया एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू क्या मान लें, चलो कोई वैल्यू मान लेते हैं। v इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो a इक्वल्स टू 2t दे रखा है। तो जब समय शून्य था तो मेरी रफ्तार कितनी थी, मेरी रफ्तार थी 2 मीटर पर सेकेंड। टी टाइम पे मेरी रफ्तार हो गई v, तो v माइनस 2 विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2t dt, 0 से लेकर t तक। तो v माइनस 2 विल बी इक्वल टू, v माइनस टी विल बी इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेकर t तक, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो v माइनस टू विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, v विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। ये अपने पास हो गया v एज अ फंक्शन ऑफ t। अब मेरे को चाहिए क्या, x एज अ फंक्शन ऑफ t। अब मुझे चाहिए x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो फिर मैं अपनी पुरानी वाली एप्लीकेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले में चला जाऊंगा और v की जगह क्या लिखूंगा, dx बाई dt दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब t वाले को एक साइड कर लेंगे, x वाले को एक साइड कर लेंगे। क्या लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस भाई साहब? चले आगे बढ़े, आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या भाई। और इसमें क्या हो सकता है, मेरे पास अगर गिवन है a एज अ फंक्शन ऑफ x, और मुझे दिया गया a इक्वल्स टू के रूट या के एक्स स्क्वायर, a इक्वल्स टू दिया के एक्स स्क्वायर, और मेरे से कहा गया फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 2 मीटर एट x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, a इक्वल्स टू v dv बाई dx। तो v dv की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू dx। अब मैं a की जगह क्या रख दूंगा यार, a की जगह मैं रख दूंगा kx स्क्वायर इंटू dx और v dv। अरे समझ आया? देखो क्या कहा जा रहा है कि एट x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू x v इक्वल्स टू v, तो दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, और यहां क्या हो जाएगा kx क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से लेकर x तक, लिमिट 0 से लेकर v तक, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई 3 kx क्यूब। अब मुझे मिल गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू रूट 2 बाई 3 के x की पावर 3 बाई 2। अरे समझ आया? इसमें कोई भी खास बात नहीं है। कहा गया x इक्वल्स टू 2 मीटर पर कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैं लिखूंगा v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 k बाई 3 इंटू 2 की पावर 3 बाई 2।
अरे समझ आया? अब 2 की पावर 3/2 किसके बराबर होगा? 2 की पावर 3/2 बराबर हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज 2√2। तो 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई रूट के डिवाइडेड बाई √3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट के बाई 3। तो v इक्वल टू अपने पास मिल जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ k बाई 3। ये हो गया अपना आंसर। अरे समझ आया क्या? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। इस तरह के कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इसको मन लगाकर पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। आप बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस आसानी से निकाल ले जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन करने के क्या बेसिक रूल्स हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक और कंडीशन, अगर मान लीजिए मेरे पास कहा गया v इक्वल्स टू दे रखा है अपने पास कोई भी वैल्यू, मान लीजिए v इक्वल्स टू दे रखा है 3x² और मेरे से कहा गया फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन आपको निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कहा गया ऑल इनिशियल लिमिट्स आर जीरो। मतलब ऑल इनिशियल लिमिट्स आर जीरो का क्या मतलब है? ऑल इनिशियल लिमिट्स आर जीरो का मतलब है कि एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या है? v इक्वल्स टू 3x²। तो मैं v इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? dx बाई dt दैट इज इक्वल टू 3x²। तो dx अपॉन 3x² इक्वल्स टू dt, लिमिट 0 से लेकर t तक, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर x तक। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x एज अ फंक्शन ऑफ t। अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया और आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t, और आप इसको फर्दर एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे मैंने सॉल्व करे हैं। ठीक, तो इस पर ये वाला क्वेश्चन मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो कठिन क्वेश्चंस हैं वो क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू अपने पास गिवन है a माइनस bt, v इक्वल्स टू a माइनस bt, और कहा जा रहा है फाइंड इट्स पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? पहले क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। पोजीशन एज अ टाइम t निकालने के लिए आपको कुछ बहुत खास करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई? dx बाई dt दैट इज इक्वल टू a माइनस bt। v इक्वल्स टू dx बाई dt दैट इज इक्वल टू a माइनस bt। अब अपन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? a माइनस bt इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर t तक और dx को 0 से लेकर x तक, क्योंकि मुझे गिवन है t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? 80 माइनस bt स्क्वायर बाई 2। 80 माइनस bt स्क्वायर बाई 2, ये हमको क्या मिल गया? x एज अ फंक्शन ऑफ t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? v इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे dx बाई dt, v इक्वल्स टू dx बाई dt, और ये हो जाएगा अपने पास a माइनस 2b t बाई 2 से 2 कट जाएगा और v इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे a माइनस बी टी। और अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, और माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना? माइनस b। तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस b। अब b अगर कांस्टेंट है तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अरे बात समझ आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, ये एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट moves such that its acceleration is given as a equals to 3 minus 2t. Find initial speed of the object such that the particle will have same x coordinate at t equals to 5 second as it had at t equals to 0. Also find the object's velocity at t equals to 5 सेकेंड। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन मुझे पता है कितना? 3 माइनस 2t। कह रहा है इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको निकालना है सच दैट द पार्टिकल विल हैव द सेम कोऑर्डिनेट्स एट t इक्वल्स टू 5। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा? मैं जानता हूं a की वैल्यू क्या होती है भाई? dv बाई dt। क्या तुम भी जानते हो? दैट इज 3 माइनस 2t। तो मैं यहां से dv इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? 3 माइनस 2t dt।
मेरे से इनिशियल रफ्तार पूछ रहा है, मुझे नहीं पता मेरी इनिशियल रफ्तार क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 से लेकर t तक, इसको इनिशियल रफ्तार को मान लिया जाए u और फाइनल रफ्तार को मान लिया जाए v। तो dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा v और लिमिट u से लेकर v तक, और ये हो जाएगा 3t माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेकर t तक, 2 से 2 कट जाएगा, तो v माइनस u will be equal to what? That will be equal to 3t minus t square। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास u प्लस 3t माइनस t स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही। अब v की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, v की जगह लिख सकते हैं dx बाई dt। अरे समझ आया क्या, तो हम लिख लेंगे v की जगह dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू u प्लस 3t माइनस t स्क्वायर। dx इक्वल्स टू dx बाई dt इक्वल्स टू u प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। तो dx इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा भाई, dx इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास u प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। और कहा जा रहा है कि जब समय 0 था तो कोऑर्डिनेट पोजीशन मान लो कितनी थी, 0, और जब समय t हुआ, जब समय 5 सेकंड हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट्स जो है पार्टिकल के वो सेम है, कितने समय पर, 5 सेकंड पर है, तो जो इनिशियल पोजीशन वही फाइनल पोजीशन। तो यहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो पोजीशन इसका 0 पर था वही पोजीशन 5 सेकंड पर है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ut प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको u की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, u की वैल्यू क्या मिलेगी, कहा जा रहा है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 0 इक्वल्स टू t की जगह 5 रख देंगे, तो 5u प्लस 75 बाई 2 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इस पूरी इक्वेशन से u निकालेंगे तो u की वैल्यू आपको मिलेगी 0.82 मीटर पर सेकेंड, 0.82 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब अपने को चाहिए क्या, अब अपने को चाहिए v, और v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू हमें क्या पता है, v इक्वल्स टू हमें पता है u प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। अब मैं u की जगह क्या रख दूंगा, u की जगह 0.82 और 3 इंटू टी की जगह कितना, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0.82 प्लस 15 माइनस 25। अरे बात समझ आ रही। तो अब आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ माइनस 9.2 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन में कुछ भी बहुत कठिन नहीं है, कुछ भी बहुत खास नहीं है, बस आपको अप्रोच करने का एक तरीका पता होना चाहिए। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि the velocity of a particle moving in the positive direction of x varies v equals to दे रखा है alpha root x, where alpha is a positive constant, taking t equals to 0, the particle was at point x equals to 0। क्वेश्चन कह रहा है at t equals to 0 x equals to 0, कहा गया द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, v इक्वल्स टू मैं क्या जानता हूं भैया, dx बाई dt, तुम भी जानते हो, तो ये हो जाएगा अल्फा रूट x। अरे समझ आया क्या यार बच्चों, तो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन रूट x इक्वल्स टू अल्फा इंटू dt, अल्फा इंटू डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर x तक, तो x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, तो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। अरे समझ आया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, x की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे इंटीग्रेट करते समय, तो हमको क्या मिलेगा, x की पावर 1/2 दैट इज रूट एक्स, और 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां हो जाएगा 2 रूट एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक, और ये क्या हो जाएगा अपने पास अल्फा t, लिमिट 0 से लेकर t तक, तो एक बार x की जगह x रखेंगे, एक बार 0, तो अपने पास हो जाएगा 2 रूट x इक्वल्स टू अल्फा t। अब मुझे चाहिए अल्फा x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या मिल जाएगा, 4x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 1/4 अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। अरे समझ आया, ये हो गया अपने पास वैल्यू ऑफ x।
ठीक, x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया। अब मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, तो मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिलेगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t 1/4 इंटू एल्फा स्क्वायर इंटू 2t। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपने पास? वेलोसिटी हो जाएगा एल्फा स्क्वायर t बाई 2, एल्फा स्क्वायर टी बाई 2। अब मुझे अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एल्फा स्क्वायर बाई 2। अरे समझ आया? अल्फा स्क्वायर बाई 2 दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अरे समझ आया क्या? चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा तो बी से जो बी वाला पार्ट है इसका वो कहा जा रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम टी दैट इट टेक्स टू कवर द फर्स्ट मीटर ऑफ द पाथ, फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा एस बाई टी, और एस की वैल्यू कितनी? अरे भाई ये एस, और टी टाइम में कितना डिस्टेंस चला? तो मुझे पता है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस चला भाई? पहले टी टाइम में वो एस चला, तो यहां से क्या मिलेगा? एक्स इक्वल्स टू है अपने पास, एक्स इक्वल्स टू है 1/4 एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू एस, तो 1/4 एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2√s बाई एल्फा। तो मैं टी की जगह लिख दूंगा 2√s बाई एल्फा। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एल्फा ऊपर चला जाएगा, तो एल्फा रूट एस डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अरे समझ आया क्या? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम टी दैट इट टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। अरे समझ आया क्या? अरे पल्ले बड़ा भाई साहब, ये था अपने पास एक और अच्छा सवाल आपके सामने। ये सब बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। अगर आप ऐसे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सर, तभी आप जेई एडवांस निकालने के काबिल हैं। अदरवाइज जेई एडवांस घर की खेती से लेना देना नहीं है कि गए भैया सब्जी तोड़ के लेके आए, जेई एडवांस निकल गया। ऐसे जेई एडवांस निकलने वाला नहीं है। उसके लिए रिगरस मेहनत करनी पड़ती है सर, कठिन से कठिन क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। वो आपको एक अप्रोच देता है कि आप न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक, चलिए ये सब बहुत स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, इनको समझिए, इनको इंटरप्रेट करिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। ऐसे आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होगी पढ़ने समझने के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा तो जेई एडवांस के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स, फिजिक्स की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आई लेट यू नो शॉर्टली। अभी मैं एक वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जेई एडवांस निकालने के लिए आपको फिजिक्स में कौन कौन सी बुक्स पढ़ने की जरूरत है, किस बुक्स से रेफरेंस में रखकर जनरली जेई एडवांस के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, that is question number 4. Question number 4 क्या कह रहा? point moves rectilinearly with d acceleration which depends upon the velocity v of the particle as a equals to alpha root v, a equals to alpha root v। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा है? डी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर डी एक्सेलरेशन है तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो a equals to माइनस अल्फा रूट v, where alpha is a positive constant at the time, at the initial moment the velocity of the point is equal to v naught। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि at t equals to 0 v equals to v naught, what distance will it cover before it stops and what time it will take to cover that distance। तो कहा जा रहा है what distance will it cover before इट स्टॉप्स, अपने रुकने से पहले, अपनी फाइनल रफ्तार जीरो होने से पहले ये कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं? जब मुझे ए वी और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना हो तो डायरेक्टली लिखूंगा ए इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब? माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू डी वी डी वी बाई डी एक्स, और ए इक्वल्स टू कितना? माइनस ऑफ एल्फा रूट वी। तो वी डी वी, और यहां क्या हो जाएगा भाई? इसमें बाई रूट वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल्फा इंटू डी एक्स। अब भैया रूट वी से वी कट जाएगा तो यहां क्या मिलेगा? अरे यार क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा बताओ? v, अरे भाई रूट वी डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल्फा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे इसको कहां से? 0 से लेकर x तक, और कहा जा रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? v नॉट से लेकर v तक। अरे क्लियर है? तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? v, रूट v का इंटीग्रेशन कितना होता है? रूट वी का इंटीग्रेशन कितना होता है? वी की पावर 1/2, तो मुझे मिल जाएगा कितना? वी की पावर 3/2, और यहां क्या हो जाएगा? वी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो जब मैं v की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिखूंगा, लिमिट कहां से कहां तक भाई? लिमिट v नॉट से लेकर v तक, और यहां कितना? माइनस ऑफ एल्फा एक्स,
माइनस ऑफ अल्फा एक्स। तो देखो क्या कहा गया कि मुझे एक्स निकालना है जब फाइनल रफ्तार कितनी हो जाए, जीरो। तो मैं वी नॉट से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, जीरो तक। तो जब मैं जीरो रखूंगा तो मुझे सब जीरो मिल जाएगा, और जब मैं वी नॉट रखूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ वी नॉट की पावर 3/2, और यहां 2/3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2/3 वी नॉट की पावर 3/2। अरे ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या पूछा गया, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर इट स्टॉप्स। पहला निकल गया। दूसरा, व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना समय लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कैसे समय निकालेंगे, से ये डिस्टेंस x इक्वल्स टू 2/3 वी नॉट की पावर 3/2 निकालने में इसको कितना समय लगेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल्स टू अल्फा रूट v, और कहा गया कि भैया, कहा गया कि क्या कहा गया कि जो मेरा x है इसको कहां से कहां तक जाने में, v नॉट से लेकर जीरो तक जाने में, v नॉट से लेकर इसकी रफ्तार जीरो होने में जो ये डिस्टेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 2/3 वी नॉट की पावर 3/2। एट टी जो ये डिस्टेंस चला वो कितना चला, चला कितना भाई, x इक्वल्स टू कितना चला, x इक्वल्स टू चला ये 2/3 वी नॉट की पावर 3/2, 2/3 वी नॉट की पावर 3/2। कहा गया कि बताइए इसमें कितना समय लगा होगा। मैं कैसे निकालूंगा भाई कितना समय लगा होगा, कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कितना समय लगा होगा यार। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a एज अ फंक्शन ऑफ ये अपने को पता है, तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, dv/dt इक्वल्स टू अल्फा रूट v। अरे समझ आया, तो dv/v विल बी इक्वल टू अल्फा dt माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये जो है ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो dv/√v इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, v नॉट से लेकर जीरो तक, वी नॉट से लेकर जीरो तक, और यहां कितना, जीरो से लेकर टी तक। अरे क्लियर है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा टी, और रूट वी ऑफ डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 ऊपर 1/2, तो 2√v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, 2√v इक्वल्स टू अल्फा टी, लिमिट कहां से कहां तक, वी नॉट से लेकर जीरो तक, माइनस अल्फा टी। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, वी नॉट यहां रख देंगे तो 2√v0 इक्वल्स टू अल्फा टी हो जाएगा। यहां जीरो रखोगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो टी इक्वल्स टू मिल जाएगा 2/α√v0। इतना समय लगेगा इसको ये डिस्टेंस चलने में, दैट एक्स 2/3 v0 की पावर 3/2 चलने में इसको इतना डिस्टेंस, इतना टाइम लगेगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन, एंड दीज आर the one of the standard and one of the toughest question of this particular topic, that is instantaneous velocity and instantaneous acceleration. next video में हम आपको मिलेंगे equations of motion के साथ और equations of motion की application के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मन लगाकर पढ़ते रहिए। हम आपको और स्टैंडर्ड और अच्छा कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे ताकि आप अपने जेईई मेंस एडवांस के प्रिपरेशन जर्नी को और आसान बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।